अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री की, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी आप कहते हैं, और इसका आज टॉपिक करेंगे लास्ट वन, यील्ड। स्टूडेंट्स, ये यील्ड जो है एक्चुअल में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्टाइचियोमेट्री की एक टाइप है। स्टाइचियोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली में बेस करता है दो चीजों पर, आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट पर और यील्ड पर। सो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एक तो इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, और इस टॉपिक में एक ऐसा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो हर साल नहीं तो हर एक साल छोड़ के ना वो लाजमी डालता है। पंजाब के किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं ना, तो अगर वो गुजरांवाला बोर्ड में एक साल में डालेगा तो लाहौर बोर्ड में नहीं डालता, लाहौर बोर्ड में डाले तो फैसलाबाद बोर्ड में डाल देता है। मतलब हर साल वो किसी ना किसी पंजाब के बोर्ड में इस क्वेश्चन को, चैप्टर 1 का ये जो क्वेश्चन आज के टॉपिक में हम करेंगे, ये लाजमी आता है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तवज्जो से समझिएगा, बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप स्टूडेंट ने अपना सारा फोकस इस लेक्चर के ऊपर रखना है। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को विजिट करें और उनका भी बेनिफिट हो। और मैं श्योरिटी से कहता हूं, अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको किसी अकेडमी को भी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर हमारा क्या है आज का? 1.8 टॉपिक है पहले चैप्टर का, और यील्ड। एक्चुअली में ना, मैं आगाज वहां से ही करूंगा, स्टाइचोमेट्री से, क्योंकि देखें, स्टाइचोमेट्री को मैं छोड़ नहीं सकता। अगर स्टाइचोमेट्री को ना समझाया जाए ना, अगर आपको सीधे यील्ड पे ले जाऊं तो आप समझ तो पाओगे, लेकिन कंसेप्ट आपके माइंड में नहीं बैठेगा। स्टाइचोमेट्री क्या था? स्टाइचोमेट्री ये था कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक तो आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होने चाहिए, और वो आपका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप शो करने चाहिए। यानी कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रही है उसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, वो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट मिलकर बन रही है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होना जरूरी है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या था? लिमिटिंग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स में वो रिएक्टेंट जो फर्स्ट, सबसे पहले जो कंज्यूम हो जाता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है कि जितनी भी हमारी प्रोडक्ट बन रही होती है ना, जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उतनी ही प्रोडक्ट बनेगी। ओके, उसके रिलेटेड, लिमिटिंग रिएक्टेंट के रिलेटेड मैंने वीडियोस भी आपको दी हैं, जिसमें मैंने आपको मिनिमम वो 1 आवर की एक वीडियो लिमिटिंग रिएक्टेंट की। और वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक ऐसा है कि अगर उसको आप सोल्व कर लेते हो ना, आपके न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से आपके माइंड में बैठ जाएंगे। उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। प्लस फिर मैंने आपसे एक एग्जांपल भी शेयर किया आपकी बुक की, एग्जांपल नंबर 13, उसको भी देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको पता चल गया। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट में ना हम रिएक्टेंट्स की बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं फिर वही एग्जाम्पल पे आता हूँ। मैं एक बिल्डिंग बनाने चाह रहा हूँ जिसके 3 फ्लोर हैं। अगर मैं बिल्डिंग के रिएक्टेंट्स देखूं ना, तो वो है मेरे पास ईंटें, बजरी, रेत, सीमेंट। ठीक है, तो अगर मेरे पास, मैं कहता हूं लिमिटिंग रिएक्टेंट, मेरे पास ईंटें हैं, ईंटों पे ही एक मकान बेस करता है ना, तो जितनी ईंटें होंगी उतनी ही आपकी बिल्डिंग बनेगी। तो इसका मतलब क्या है? ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्यों? क्योंकि ईंटें लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं, वो जल्दी कंज्यूम होती हैं, और जितनी ही ईंटें होंगी उतनी ही आपकी प्रोडक्ट बनेगी। जो मैंने आपको पीछे 2 कंडीशन बताई हैं, वो पूरी 2 कंडीशन मेरे इस टॉपिक के ऊपर मेंशन होती हैं। ठीक है, पूरा पूरा उतरती हैं, फुलफिल करती हैं। अब देखो, लिमिटिंग रिएक्टर में हम बात करते हैं रिएक्टेंट की, लेकिन यील्ड, ये जो टॉपिक है यील्ड, इसमें हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो रिएक्टेंट से सॉरी जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उनको हम कहते हैं यील्ड। अब मिसाल के तौर पर कैसे? देखो, मिसाल के तौर पर मेरे पास है ईंटें, मेरे पास है सीमेंट, मेरे पास है रेत, मेरे पास है बजरी। मैं एक मकान बनाना चाहता हूं, तो पहले मैं माइंड में ये अज्यूम करूंगा कि अच्छा, मैं 3 फ्लोर का मकान बनाना चाहता हूँ, चले 2000 ईंटें ले आता हूँ। चले मैं ये ऐसा करता हूँ, रेत ले आता हूँ, एक ट्रक या ट्रॉली की, एक ना मैं रेत की या फंकवा देता हूँ बाहर। एक मैं कहता हूँ कि जी मैंने ना कोई 20 या 30 या चले 50 मैंने जो सीमेंट की बोरियां वो ले आया। ठीक है, फिर मैंने बजरी भी एक ट्राला जो है ना, मैंने वो भी फंकवा दी। अब देखो, मैं क्या एस्टिमेट कर रहा हूँ कि इससे मैं 3 फ्लोर बनाऊंगा।
इससे मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा, उसके अंदर 3 फ्लोर बनाऊंगा। ओके, अब 3 फ्लोर जो मैं बना रहा हूँ वो मेरी प्रोडक्ट है ना, तो एक्चुअल में इस प्रोडक्ट को ही यील्ड कहते हैं। इस एग्जाम्पल को ऐसे लेके चलते हैं, वही पीछे वाली एग्जाम्पल, अनमोनिया फर्ज करें, मेरे मैनेजर ने मुझे कहा फैक्ट्री के अंदर, उसने कहा 100 ग्राम अनमोनिया बना के दे, इसके लिए तुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने कहा मुझे ऐसा करो, नाइट्रोजन दे दो, मुझे हाइड्रोजन दे दो, 50 ग्राम नाइट्रोजन दे दो, 50 ग्राम हाइड्रोजन दे दो, तो मैं आपको 100 ग्राम ना अनमोनिया बना दूंगा। तो वो जो रिएक्टेंट्स को यूज करके मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो प्रोडक्ट मेरी क्या कहलाएगी, वो प्रोडक्ट मेरी यील्ड कहलाएगी। एक और एग्जांपल सुनो, ये एग्जांपल अक्सर वो बच्चे लाजमी समझेंगे जिसका बैकग्राउंड जो सा ना वो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड ये किसानों के रिलेटेड है। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, मेरे पास ना 30 एकड़ फसल ज़मीन है, मतलब मेरी ज़मीन जो है वो 30 एकड़ है। मैंने क्या सोचा, मैंने ना गंदम उगाई, मैंने सोचा इस साल ना मुझे, मैंने अब गंदम मैंने जब उगाई है तो उस गंदम के लिए मैंने देखो पानी यूज़ किया, मैंने बीज यूज़ किए, मैंने खादें यूज़ की, तो वो सारे मेरे क्या हैं, वो मेरे रिएक्टेंट्स हैं ना। अब उनसे मुझे प्रोडक्ट चाहिए कितनी, मतलब प्रोडक्ट चाहिए किसकी, गंदम की। मैंने प्रोडक्ट अज्यूम कर ली भाई, मुझे ना इस साल इन 30 मुझे एकड़ ज़मीन से ना, या 30 मुझे पैलियों से, ये मुझे क्या फाइंड आउट होगी, मुझे इतनी, मुझे फ़र्ज़ करें मुझे, मैंने कहा कि 500 मन मुझे गंदम निकलेगी, मैं 500 मन मैंने गंदम निकालनी है। तो वो 500 मन जो गंदम रिएक्टेंट्स को यूज़ करके मैं निकालना चाह रहा हूँ, वो मेरी एक तो प्रोडक्ट कहलाएगी, और दूसरा उसको मैं आम लैंग्वेज में उसको मैं यील्ड कहूँगा, पैदावार कहूँगा। अब यील्ड का जो लफ्जी मैनी है ना, वो आपका है पैदावार, पैदावार, ठीक है। अब इसकी आप डेफिनेशन कैसे करोगे, देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन यील्ड की जो डेफिनेशन होगी वो होगी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained obtained from chemical reaction is called yield। वो मकदार, प्रोडक्ट की वो मकदार, चाहे वो मकदार 100 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, 80 ग्राम हो, 200 ग्राम हो, 500 ग्राम हो, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो हम ऑब्टेन्ड हासिल करते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हम जो प्रोडक्ट की अमाउंट हासिल करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यील्ड। मिसाल के तौर पर देखो, मेरे पास मैंने कहा 12 ग्राम मेरे पास है कार्बन, मेरे पास 32 ग्राम है ऑक्सीजन, तो मुझे प्रोडक्ट फाइंड आउट हुई 44 ग्राम मुझे CO2 फाइंड आउट हुई। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज 44 ग्राम इज ऑब्टेन्ड, मैंने हासिल की है इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरी क्या कहलाएगी, यील्ड कहलाएगी। अब देखें, यील्ड की आगे टाइप्स होती हैं, यील्ड की कितनी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ यील्ड 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 आपके पास क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, इसका दूसरा नाम है थ्योरेटिकल यील्ड का कैलकुलेटेड यील्ड, इसका तीसरा नाम है इसका तीसरा नाम है एक्सपेक्टेड यील्ड। अब सेकंड नंबर पे जो टाइप है इसकी एक्चुअल यील्ड, इसका दूसरा नाम है एक्चुअल यील्ड का एक्सपेरिमेंटल यील्ड। और थर्ड नंबर पे आपके पास जो यील्ड आ जाती है वो है परसेंटेज यील्ड। अब देखें स्टूडेंट्स, नंबर 1 आपके पास यील्ड की टाइप कौन सी है, नंबर 1 है थ्योरेटिकल यील्ड, इसका दूसरा नाम क्या है कैलकुलेटेड यील्ड, इसका तीसरा नाम क्या है एक्सपेक्टेड यील्ड।
सेकंड नंबर पे आपके पास यील्ड की जो टाइप है वो है एक्चुअल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड। थर्ड नंबर पे जो टाइप है वो है परसेंटेज यील्ड। अब समझिएगा, पहले मैं ना पहले दोनों को इकट्ठा एक्सप्लेन करूंगा, कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड को। थ्योरेटिकल यील्ड का क्या मतलब है, देखें मैं फिर वही अपनी एग्जांपल पे आ रहा हूँ, क्योंकि एक एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स को ना डिफिकल्टी ना आए। थ्योरेटिकल यील्ड एक ऐसे, चले मैंने एग्जांपल ये ली, मैंने कहा मेरे पास ये सीमेंट है, ईंटें हैं, रेत है, बजरी है, मैंने एक बिल्डिंग बनानी है, उसमें 3 फ्लोर बना के दो। तो मैंने ना बॉल पॉइंट पकड़ी, पेपर पकड़ा, पेपर के ऊपर मैं लिखूंगा अच्छा मुझे इनके लिए कितनी ईंटें चाहिए, मुझे इसके लिए कितने रेत चाहिए, मुझे कितना सीमेंट चाहिए, मुझे कितनी बजरी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, उसको पेपर पे लिख लूंगा जी मुझे इतना चाहिए, इतनी ईंटें चाहिए, इतने मुझे रेत चाहिए, इतनी मुझे बजरी चाहिए, इतना मुझे सीमेंट चाहिए, और एंड पे जी मैं इतनी बिल्डिंग बनाऊंगा। अब ये सारी वर्किंग मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, पेपर पे कर रहा हूँ। तो जो वर्किंग एक इंसान या एक साइंटिस्ट या कोई भी शख्स जो वर्किंग, जो चीज पैदा करने के लिए जो वर्किंग अपने माइंड में करता है, माइंड से उस वर्किंग को पेपर पे उतारता है, लिख के देखता है कि ये इतनी चीजें मेरी आ जाएंगी, वो एक्चुअल में उसकी कहलाती है थ्योरेटिकल चीज। जैसे आप स्टूडेंट हो, आप सारा साल पढ़ते हो, आप कहते हो अच्छा केमिस्ट्री में मेरे इतने आएंगे नंबर, फिजिक्स में मेरे इतने आएंगे नंबर, मैथ में मेरे इतने आएंगे नंबर, इंग्लिश में मेरे इतने आ सकते हैं नंबर, उर्दू में मेरे इतने आएंगे नंबर, और एंड पे ये अंदाजा लगाते हो कि इन सब को प्लस करके मेरे इतने नंबर आ सकते हैं एफएससी पार्ट 1 में, 420 आ सकते हैं या 430 आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सारी कैलकुलेशन कहां पे कर रहे हो, ये सारी कैलकुलेशन आप अपने माइंड से पेपर के ऊपर कर रहे हो कि आपके ख्याल के मुताबिक इतनी चीज, ये अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर ये मेरे रिएक्टेंट है ना, तो इससे मुझे ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है, ये मेरे पास यील्ड आ सकती है। और ऐसे यील्ड को आप क्या बोलोगे, ऐसी यील्ड को आप बोलोगे थ्योरेटिकल यील्ड। जैसे मिसाल के तौर पर आपने चाय बनानी है, तो चाय के लिए आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, आपको दूध चाहिए, आपको पत्ती चाहिए, और आपको क्या और की चीज चाहिए होंगी, और कोई चीज नहीं चीज है, हाँ चीनी, और आपको चीनी चाहिए। तो आपने, मैंने आपको बोला कि इन सब को यूज करके ना मुझे बना के दो चाय। अब आपने ना जो चाय के लिए सबसे पहले जो पानी यूज किया वो आपने यूज किया 100 ग्राम, आपने दूध यूज किया वो आपने कर लिया 200 ग्राम, आपने पत्ती यूज की वो आपने यूज की 50 ग्राम, आपने चीनी यूज की वो भी आपने 50 ग्राम की। इन सब को जमा करके ना, सबको आपने जमा कर लिया, तो आपके पास टोटल रिएक्टेंट्स जो थे ना, फर्ज करो नंबर 1 आपके पास था मिल्क, फिर था वाटर, फिर था टी, पत्ती को टी कह लो, ठीक है, और उसके बाद आपके पास थी शुगर। इन सबको आपने क्या करना है, इन सब से आपने टी बनानी है। अब इन इस एक वाटर को आपने किया 100, 200, मिल्क को आपने किया 200, 100, 50 और 50। अब ये 300 और 50 50, 400, 400 ग्राम आपकी क्या बननी चाहिए, चाय बननी चाहिए। क्योंकि आपने देखो, आपने जो रिएक्टेंट्स यूज किए हैं उनको जमा करो ना, तो वो आपके 400 बनते हैं, 400 ग्राम बनते हैं। तो आपकी जो प्रोडक्ट बननी चाहिए वो भी 400 ग्राम बननी चाहिए। तो ये जो आप एस्टिमेट लगा रहे हो ना कि मेरी जो चाय बनेगी वो भी 400 ग्राम ही बनेगी, आप मुझे बता रहे हो कि देखिए अगर आप मुझे इतनी चीजें देते हैं ना तो मैं आपको इतनी चाय बना के दे सकता हूँ। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, थ्योरेटिकल यील्ड, कि वो पैदावार जो आपने अपने माइंड में सोची है कि मैं इतनी पैदावार लेके आ सकता हूँ, इतनी चीज प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो इसको आप क्या बोलोगे, थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन जब याद रखना, जो चाय बनाते होंगे उनको इतना पता होगा कि अगर आप सबको 400 ग्राम, अगर ये मटेरियल आप, ये रिएक्टेंट्स आप 400 ग्राम यूज करोगे ना, तो आपके पास जो चाय बनेगी ना वो 400 ग्राम कभी भी नहीं बनेगी, वो हमेशा कम बनेगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो हमारा अंदाजा होता है ना, ये जरूरी नहीं चीज कि हम जितना अंदाजा लगाएं बिल्कुल 100% वो चीज उतनी बने, ये कभी हो सकता है। अच्छा मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ने अंदाजा लगाया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश उर्दू इन सब के सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के मेरे 430 नंबर आएंगे एफएससी पार्ट 1 में, तो क्या उसके एग्जैक्ट 430 आएंगे, नहीं, हमेशा उसके कम आएंगे। क्योंकि जितना हम अंदाजा लगाते हैं ना, हमारे अंदाजे लगाने से हमेशा कम चीज प्रोड्यूस होती है। जैसा कि एक किसान ने क्या किया, उसने कहा कि मैं इस साल ना मैंने पानी लगाया, मैंने बीज अच्छा दिया, मैंने खादें वगैरह भी यूज की हैं, तो मैं 3 एकड़ जमीन में से मैं 500 मन
फॉर एग्जांपल 500 मन की मैं क्या करूंगा, गंदम प्रोड्यूस करूंगा, तो याद रखिएगा वो हमेशा 500 मन नहीं निकलेगी जब वो कटाई करेगा फसल, मतलब जब उसका टाइम आएगा फसल काटने का, तो जब वो कटाई करेगा 500 मन एग्जैक्ट वही नहीं चीज आएगी, क्या पता 450 मन निकले, क्या पता 470 मन निकले, क्या पता 480 मन निकले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्चुअल यील्ड क्या होती है, एक्चुअल यील्ड एक ऐसी यील्ड होती है जो कि हमारे एस्टिमेट से हमेशा कम निकलती है। एक्चुअल यील्ड ऐसी यील्ड को कहते हैं जो एक्सपेरिमेंट के दौरान हासिल की जाती है, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल यील्ड कौन सी होती है, ऐसी यील्ड जिसमें हम कैलकुलेशन लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि भाई मैं इतनी चीज हासिल करूंगा, इतनी प्रोडक्ट हासिल करूंगा। और एक्चुअल यील्ड क्या है, ऐसी यील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अंदाजा नहीं लगाते, हम एक्चुअल में वो चीज, वो काम को परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हमेशा जो चीज, जो यील्ड हमारे पास आती है, जो पैदावार हमारे पास आती है, उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। अब देखें, अब हम करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन। लें जी, थ्योरेटिकल यील्ड मैंने लिखा, थ्योरेटिकल यील्ड। अब देखो, ये भी अमाउंट ऑफ यील्ड होगी ना, तो मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ यील्ड obtained, obtained, obtained by, obtained by calculating, obtained by calculating या obtained by calculation in balance chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखिएगा, जब भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो पीछे हम काम करते रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट में और स्टाइचियोमेट्री में, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते रहे हैं ना, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से जो भी हमने, जितने ग्राम हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस की थी, जैसे मिसाल के तौर पर वाटर अगर प्रोड्यूस किया या हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, तो याद रखिएगा वो हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके हमने की थी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके हम जो भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे उसको हम बोलेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, तो अब थ्योरेटिकल यील्ड के बाद हमारे पास आ गई एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड जिसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। एक्चुअल यील्ड क्या होगी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन या ऑब्टेन्ड बाय एन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। आप स्टूडेंट्स को बार बार बता रहा हूं, जो थ्योरेटिकल चीज होती है, जो अब जब जो चीज हम माइंड में सोचते हैं ना कि भाई मैं इतनी चीज प्रोड्यूस कर पाऊंगा, जब हम एक्चुअल में उसको परफॉर्म करते हैं, एक्चुअल में जब उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्चुअल में जब हम काम करते हैं, तो वो चीज हम उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उससे हमेशा हमारी चीज कम ही प्रोड्यूस होती है। तो एक्चुअल यील्ड ऐसी यील्ड होती है जो असल में हम प्रोड्यूस करते हैं, और थ्योरेटिकल यील्ड ऐसी यील्ड होती है जिसके मुतालिक हम अंदाजा लगाते हैं या एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि हम इतनी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड, ये आपका एक्चुअल यील्ड। अब स्टूडेंट्स, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में क्या डिफरेंस है, या ऐसे भी क्वेश्चन को कह सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड, कैलकुलेटिंग या कैलकुलेटेड यील्ड एंड एक्सपेरिमेंटल यील्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेटेड यील्ड किसे कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड को कहते हैं, ठीक है ना, और एक्सपेरिमेंटल यील्ड किसे कहते हैं, हम एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहते हैं। तो आपने सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, और याद रखिए जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए आपने हमेशा द आंसर विल बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये है कि आपने हमेशा जो आंसर लिखना है वो टेबल की सूरत में लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, ऐसे टेबल बना लोगे, ऐसे दरमियान में आप लाइन डालोगे। अब आपने क्या करना है, इस तरफ आप लिख दें थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, इधर आप लिख दो एक्चुअल यील्ड। अब
नंबर 1 पे आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन तो मैंने लिख दी, ये जो ऊपर आपको एक्सप्लेन किया नंबर 1 पे ऐसे नंबरिंग देके आप क्या करोगे, दोनों तरफ डेफिनेशन लिख दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ले मैंने डेफिनेशन, अब मैं डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, नंबर 2 में इनका क्या डिफरेंस होगा, मैंने बार बार आपको बता रहा हूं। नंबर 2 जो थ्योरेटिकल यील्ड होगी, थ्योरेटिकल, अब टी वाई से मैं जाहिर करूंगा, थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, ए वाई, एक्चुअल यील्ड। ठीक है ना स्टूडेंट, थ्योरेटिकल ये जो इंसान अंदाजा लगाता है ना, हमेशा याद रखिएगा, इंसान जो अंदाजा लगाता है वो हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन असल में जो उसे चीज मिलती है ना, वो हमेशा अंदाजा लगाई हुई चीज है, असल में हमेशा उसको कम चीज मिलती है। ठीक है, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड इसका मतलब है ऑलवेज ग्रेटर देन होती है, तो एक्चुअल यील्ड डेफिनेटली ऑलवेज लेस देन होगी थ्योरेटिकल यील्ड से। तो आप यहाँ पे लिख दोगे डिफरेंस में नंबर 2 पॉइंट क्या, एक्चुअल यील्ड ए वाई इज ऑलवेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने फुल नेम यूज करना है, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन टी वाई थ्योरेटिकल यील्ड। ये ना आपके दो डिफरेंस के पॉइंट हो गए। अब याद रखिएगा हमेशा आपने डिफरेंस में 3 कम से कम आपने पॉइंट लिखे हैं। तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट आप हमेशा क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट लिखोगे। देखो थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है ना, थ्योरेटिकल यील्ड वो बैलेंस केमिकल, उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, तो थ्योरेटिकल यील्ड में कैलकुलेशन करते हैं और एक्चुअल यील्ड में एक्सपेरिमेंट करते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड में हमेशा अंदाजा लगाते हैं, एक्चुअल यील्ड में हमेशा हम एक्चुअली काम करते हैं, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप यहां पे ये लिखोगे थर्ड पॉइंट, इन थ्योरेटिकल यील्ड वी ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब एक्चुअल यील्ड क्या होगी, एक्चुअल यील्ड लिखोगे आप, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज आ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल यील्ड में हमेशा आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑलवेज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। आप अपने वर्ड से कुछ भी लिख सकते हो, आपके पास आइडिया होना चाहिए सिर्फ। ठीक है ना, एक्चुअल यील्ड में हमेशा आप एक्चुअल में काम को परफॉर्म करते हो, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करते हो, और थ्योरेटिकल यील्ड में आप क्या करते हो, आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या लगाते हो, अंदाजा लगाते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपका ये हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड नंबर टाइप की तरफ बात करें, तो थर्ड नंबर टाइप आपके पास क्या है, परसेंटेज यील्ड। एक्चुअली ना आपकी बुक में ना परसेंटेज यील्ड की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो डेफिनेशन नहीं है तो इसको समझ लेते हैं, डेफिनेशन भी आपको करवा दूंगा। परसेंटेज यील्ड क्या होती है, देखो परसेंटेज में किसी का जवाब लेके आना। मैं कहता हूं देखो ऐसे ले लो, मैं कहता हूं मैंने अंदाजा लगाया है कि एफएससी पार्ट 1 में ना मैं ना एफएससी पार्ट 1 में मैंने कहा कि मेरे ना जो नंबर है ना, जो मेरे थ्योरेटिकल जो मेरे नंबर हैं, वो जी मेरे नंबर है, थ्योरेटिकल को समझ लें कि जो मेरे टोटल नंबर हैं वो जी मेरे 500 समथिंग है। ठीक है, उसमें से जो मेरे एक्चुअल नंबर आए हैं ना, वो मेरे आए हैं 430 या 450 कर लो। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि मेरी परसेंटेज में बताओ कि आपने कितने परसेंट चीज हासिल की। तो परसेंटेज में हमेशा क्या हम करते हैं, हम जो चीज हमने एक्चुअल में हासिल की होती है, जो मार्क्स हमने एक्चुअल में हासिल किए होते हैं, हम उनको ऊपर रखते हैं, डिवाइड करते हैं, टोटल मार्क्स से मल्टीप्लाई करते हैं 100, तो हमें पता चल जाता है कि 100% में से एक्चुअली मैंने कितने परसेंट मैंने गेन किए हैं। एक्चुअली में मैंने 60% गेन किए हैं मार्क्स, 70%, 80%, 90% कितने परसेंट गेन किए हैं। तो आपने यहां से अंदाजा लगा लिया होगा कि परसेंटेज यील्ड का क्या डेफिनेशन होगी, परसेंटेज यील्ड ये आपकी होगी डेफिनेशन, परसेंटेज यील्ड इज a ratio between actual yield and theoretical yield by multiplying 100।
मतलब 100 से हम मल्टीप्लाई देते हैं। फॉर, अब आगे नीचे लिख भी आप सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्चुअल यील्ड से जो आपने असल में चीज हासिल की होती है उसको ऊपर रखें, नीचे रखें, जितना आपने अंदाजा लगाया होता है उसको नीचे रखें, मल्टीप्लाई उसको कर दें 100 से, तो आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको मैंने इस टॉपिक में अभी तक क्या समझा दिया, यील्ड की डेफिनेशन, यील्ड में उसकी टाइप्स में थ्योरेटिकली यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड, और थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंस बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके ना बुक में ही एक लाइन लिखी होती है कि एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन। देखो किसी भी कोई भी मेरे पास रिएक्शन है, मैंने ना कोई भी रिएक्शन करवाया, मैंने मिसाल के तौर पर रिएक्शन करवाया 12 ग्राम कार्बन विद, मैंने रिएक्शन उसको करवाया 32 ग्राम, मैंने करवाया जी ऑक्सीजन, मेरे पास आई 44 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये मैंने सिर्फ एक अंदाजा लगाया था, ये बात को याद रखिएगा, ये मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमेशा अंदाजा लगाते हैं कि भाई 12 ग्राम मेरे पास कार्बन है, 32 ग्राम मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास जो एक्चुअल में चीज, जो मेरे पास चीज आनी चाहिए, जो मेरे पास प्रोडक्ट हासिल होनी चाहिए, जो मुझे वो मुझे होनी चाहिए 40 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेरे पास थ्योरेटिकल यील्ड होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो मैं लगाऊंगा। फिर इसके बाद जब मैं लैब में जाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर एक कंटेनर में लूंगा मैं कार्बन, जब उसको मैं आपस में मिक्सअप करूंगा, रिएक्शन करवाऊंगा, तो उसके बदले में जो मुझे यहाँ पे CO2 हासिल होगी, उसको मैं कहूंगा कि ये मेरी एक्चुअल में मेरे पास इतनी, कोई ना कोई भी मेरे पास चीज जो है एक्चुअल में इतनी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज, एक टर्म आप यूज करते हो, वो होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। अब एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कारकर्दगी। ठीक है, रिएक्शन की कारकर्दगी, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट मेरे पास है ए, एक स्टूडेंट है मेरे पास बी, एक स्टूडेंट है मेरे पास सी। अब इन तीनों को मैंने क्या किया, इन तीनों को मैंने ये कहा, मैंने कि इन तीनों से मैंने यही टास्क कहा कि मैंने कहा मुझे ना 44 ग्राम जो है ना, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड ना मुझे प्रोड्यूस करके दो। ठीक है, अब पहले स्टूडेंट ने क्या किया, पहले स्टूडेंट ने ये किया, उसने मुझे 32 ग्राम उसने मुझे क्या करके दी, एक्चुअल में मुझे प्रोड्यूस करके दी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, दूसरे ने मुझे प्रोड्यूस करके दी 35 ग्राम, तीसरे ने मुझे प्रोड्यूस करके दी 40 ग्राम। ठीक है, अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने आपको कहा था जो एक्चुअल में चीज प्रोड्यूस होगी, याद रखिएगा, वो जो चीज आप जहन में सोच रहे हो, जो एस्टिमेट आप लगा रहे हो थ्योरेटिकली, उससे हमेशा कम पैदा होगी। अब वो कम कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 ग्राम है, 5 ग्राम है, कितनी है, वो इंसान पे खुद पे, वो काम जो जो शख्स रिएक्शन करवा रहा होता है ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना को एक्सपर्ट है उस रिएक्शन में। ठीक है ना, तो पहला जो बंदा था, पहला जो स्टूडेंट था, उसने 32 ग्राम मुझे प्रोड्यूस करके दी CO2, दूसरे ने मुझे 35 ग्राम प्रोड्यूस करके दी CO2, तीसरे ने मुझे 40 ग्राम प्रोड्यूस करके दी CO2। अब एक्चुअल में हम ये देख, आप यहां से हमें पता तो चल रहा है कि जो एफिशिएंसी है ना, वो लास्ट पर्सन की बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो हम कहेंगे इस पर्सन ने हमें एक्चुअल में जो ये जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड स्टूडेंट है सी, ये एक्चुअल में हमें एक्चुअल यील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करके दे रहा है, उससे कम हमें बी स्टूडेंट प्रोड्यूस करके देता है, और सब में लास्ट में हमें ए स्टूडेंट जो है वो एक्चुअल यील्ड जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहा है। अगर मैं यहां से ये देखना चाहूं कि परसेंटेज यील्ड तीनों की कितनी है, तो आप देखो, जब मैं करूंगा फर्स्ट स्टूडेंट की, तो मैंने किया 32 डिवाइडेड बाय 44, तो ये मेरे पास आएगा 72%। ठीक है, करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर 35 डिवाइडेड बाय मैंने किया सेकंड स्टूडेंट की 44 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये मेरे पास आई 80 अप्रोक्सीमेट, ये मेरे पास आती है 80। ठीक है,
अब थर्ड पर्सन जो है वो मेरे पास है 40 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगी मेरे पास 90, राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये 90% आपके पास आएगी। तो इसका मतलब है परसेंटेज यील्ड भी हमें यही बताती है कि जो शख्स आपकी एक्चुअल यील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करता है ना, उसकी परसेंटेज भी ज्यादा निकलती है। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। ये आपको समझाना जरूरी था क्योंकि कभी एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को भी वो टर्म को भी यूज करके आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बना के दे सकता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्ट में बताया था, जो हर साल किसी ना किसी बोर्ड में लाजमी आता है। देखें आपके इस टॉपिक के अंदर वो कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको लाजमी आ सकते हैं। ठीक है, पहले आपको अभी बता दिया था एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे वो पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड, या वो आपको कह सकता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो कि एक्चुअल यील्ड का दूसरा नाम है, या आपको कह सकता है एक्सपेरिमेंटल यील्ड, या आपको कैलकुलेटेड यील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से आपने करना है। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे ये मैं शेयर करने लगा। नंबर 1 आपके सामने क्या है, वो कहते हैं कैलकुलेट करो परसेंटेज यील्ड को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम परसेंटेज यील्ड को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड बाय अप्लाइंग फार्मूला। क्या, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज यील्ड ऐसे ही कैलकुलेट होती है ना। आपने परसेंटेज अपने मार्क्स की निकालनी हो तो कैसे निकालते हो, जो असल में मार्क्स आते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसी तरह परसेंटेज यील्ड है। ठीक है, अब देखो आगे ये क्वेश्चन जो अभी आपसे डिस्कस करने लगा हूं इंतहाई इंपॉर्टेंट, ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको कह रहा था कि हर साल किसी ना किसी बोर्ड में वो लाजमी देता है। देखें ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन ऑलवेज इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। क्यों एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से लेस देन होती है, या क्वेश्चन को इस तरह भी कह सकता है व्हाई थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। क्यों थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होती है। ठीक है, घुमा के उसने पूछा ना। नंबर 3, जो तीसरे नंबर पे इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, कह सकता है कि वो रीजंस बताएं जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड हमेशा कम निकलती है। वो रीजंस बताएं, डिस्कस करें, वो रीजन हमें बताएं जिसकी वजह से हमेशा कम निकलती है। तो चलें इसका आंसर डिस्कस करते हैं। कहता है रीजंस नीचे हैं, नंबर 1 आपके सामने है स्टूडेंट। क्या, देखो एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल में ना फर्ज करो एक्चुअल यील्ड क्यों कम निकलती है, अनमोनिया खाद 100 ग्राम पैदा करनी है तो क्यों वो 80 या 90 ग्राम वो क्यों पैदा हो रही है। या वो स्टूडेंट जो हमने 3 स्टूडेंट की मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी, जो नंबर सी स्टूडेंट था वो 40 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस कर रहा था, 44 ग्राम की बजाय 44 ग्राम क्यों नहीं था प्रोड्यूस, एग्जैक्ट 100% क्यों नहीं था प्रोड्यूस कर रहा, क्यों, इन एक्सपीरियंस। नंबर 1 कोई ना कोई शायद वो इन एक्सपीरियंस है। अब वो उन तीनों में से ज्यादा इन एक्सपीरियंस कौन है, ए बी के सी, आप डेफिनेटली आप बोलोगे ए, क्योंकि उसने 32 ग्राम प्रोड्यूस किया, बी ने 35 ग्राम प्रोड्यूस की थी, सी ने 40 ग्राम प्रोड्यूस की थी, था वो भी इन एक्सपीरियंस ही, लेकिन वो कम इन एक्सपीरियंस था बजाय के दूसरों के। ठीक है, तो इन एक्सपीरियंस की वजह से आपकी एक्चुअल यील्ड कम निकलती है। नंबर 2 कहता है आपकी जो एक्चुअल यील्ड कम हो सकती है उसकी दूसरी रीजन ये है क्योंकि साइड पर केमिकल रिएक्शन में ना, इन केमिकल रिएक्शन में साइड में कोई और रिएक्शन भी बन जाता है, साइड में कोई और प्रोडक्ट भी बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कार्बन से कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाते हो केमिकली तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फर्ज करो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होना शुरू हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा अगर आपने जो एक्चुअल में चीज बनानी है उसके साथ में भी कोई और रिएक्शन साथ में होना शुरू हो गया है तो वो आपके जो एक्चुअल रिएक्शन है ना उसमें हमेशा कमी लाएगा। ठीक है, उसकी जो यील्ड आपको असल में जो उसकी मुकदार चाहिए थी ना आपको उसमें हमेशा वो कमी लाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो क्योंकि आपके ज्यादा क्योंकि आपके जो रिएक्टेंट है वो थोड़े थोड़े साइड में दूसरी प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं, वहां पे यूज हो रहे हैं। नंबर 3 देखें रीजन वो कह सकता है कि रिवर्सिबिलिटी इन केमिकल रिएक्शन। और रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है, रिवर्सेबल रिएक्शन। तो रिवर्सेबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं फिर प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुछ तो अगर फर्ज करो मैंने प्रोडक्ट बनानी है, मैंने 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बनने लगी वो दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में दोबारा वापस आ गई। तो इसका मतलब है मेरे रिएक्शन में कमी आई ना, मैंने जो प्रोडक्ट मैंने प्रोड्यूस करनी थी, जो मैंने पैदा करनी थी वो कम हुई ना,
तो इस वजह से अगर आपका रिएक्शन, जो आप रिएक्शन कर रहे हो, अगर वो रिवर्सेबल रिएक्शन है ना, तो याद रखिएगा हमेशा आपका एक्चुअल यील्ड कम आएगी। डन है। अब नंबर 4 की बात करते हैं, और लास्ट में वो ये कहता है, नंबर 4 में कहता है कि आप अगर कोई लॉस हो जाए, आपकी प्रोडक्ट लॉस हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर नीचे मैंने लिखा हुआ है आपकी प्रोडक्ट्स लॉस हो रही है इन केमिकल रिएक्शन बाय, जैसे केमिकल रिएक्शन फिल्ट्रेशन किया, क्रिस्टलाइजेशन किया। अब देखो ना स्टूडेंट, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर इसका रिएक्शन करवा के मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, तो स्टूडेंट अब मुझे फिल्ट्रेशन का फर्ज करो मैं अमल लेता हूं, तो मैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में मूव कराऊंगा, तो अगर फर्ज करो मैं इनएक्सपीरियंस हूं, तो मैं कोई ना कोई जो मटेरियल है, चाहे वो कार्बन का हो चाहे वो ऑक्सीजन का हो, कुछ ना कुछ मटेरियल मेरे से खराब हो जाएगा, क्या पता नीचे गिर जाए, लॉस हो जाए, उसका जाया हो जाए वो। तो अगर आपका मटेरियल, अगर आपका रिएक्टेंट लॉस हो रहा है, जाया हो रहा है, तो याद रखिएगा जो चीज आप एक्चुअल में जितनी मुकदार में पैदा करना चाह रहे हो ना, उतनी मुकदार में वो चीज आपसे प्रोड्यूस नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया कि हर साल किसी ना किसी बोर्ड में ये लाजमी आता है। इसके बाद इस कंसेप्ट को मजीद एग्जाम्पल से भी हम मतलब इसको मजीद समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल दी जाएगी, उस एग्जाम्पल वाली वीडियो को भी आपने अच्छी तरह समझना है। इस वीडियो को मैं पोस्ट कर देता हूँ, आप इसकी पिक ले लें। इस आंस को इंतहाई ईजी वे में लिखे ताकि आप लो से लो स्टूडेंट है ना, वो भी इसको अच्छी तरह कर पाए। सो स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।